जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में लास्ट वीडियो तक हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। पहला था ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा था डिफरेंशिएशन या अवकलन। आज हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है और वो है समाकलन या फिर इंटीग्रेशन। समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होता है? तो वही चीजें जो अवकलन में हमने जो काम किया डिफरेंशिएशन में, वो काम हम यहाँ पे भी करेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे कि समाकलन या इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर इसके बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, तो जैसे वो जो काम हमने वहां पे किया वो का वो काम यहाँ करना है। और ये ध्यान रखना कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं। यानी जो काम इंटीग्रेशन में होता है उसका उल्टा डिफरेंशिएशन में होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन में जो होता है उसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन में होता है। लेकिन वास्तव में इंटीग्रेशन होता क्या है? तो एक जो कर्व दिया जाता है उस कर्व में वाई एक्सिस पर का जो कर्व है, ये इस कर्व का ये जो एरिया है, यानी कि कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो घिरा हुआ एरिया है, उस एरिया को ही क्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो कवर्ड एरिया बाय कर्व बिटवीन एक्स एक्सिस, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी कि एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ठीक है, घिरा हुआ जो एरिया है, कवर्ड एरिया है, उसी कवर्ड एरिया को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन या समाकलन करते हैं। और इसको हम डबल एस, बड़े एस के सिंबल से इस तरह से डिनोट करते हैं और ये लिखा जाता है वाई डी एक्स। क्या लिखा जाता है? वाई डी एक्स। और इसी को हम कहते हैं वाई का एक्स के सापेक्ष समाकलन। क्या कहलाता है? y का x के सापेक्ष समाकलन। तो y का x के सापेक्ष समाकलन या इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बड़े s से, और y dx इसे हम लिखते हैं। यहां पर y कांस्टेंट है एक तरह से, और किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष। तो यहां पर आप चाहो तो एक छोटा सा एरिया ले सकते हो। जैसे यहां पर मैंने ये वाला छोटा सा अल्पांश ले लिया हरिचीसन में। इस अल्पांश में यहां पर आप देख सकते हो x की वैल्यू चेंज हो रही है और x यहां पर dx है, यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंजेस है। और यहां पर y की वैल्यू लगभग कांस्टेंट है, तो ये y हो गया। तो y, ये जो एक तरह से आपके पास पट्टी बनी है ए बी सी डी, इसको आप अलग से यहां पे दर्शा सकते हो ऐसे। इस ए बी सी डी पट्टी में अगर आप देखो तो इसकी चौड़ाई जो dx ये तो चेंज हुई है, लेकिन इसकी जो लेंथ है y वो कांस्टेंट है। और इस पट्टी का जो एरिया होगा वो क्या होगा? इस पट्टी का एरिया क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू विड्थ। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा y dx, y इंटू dx। ये एक तरह की रेक्टेंगल पट्टी है। तो रेक्टेंगल पट्टी का जो एरिया होता है वो क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि y dx। लेकिन हमें केवल इस पट्टी का नहीं, इस कर्व के नीचे का पूरा एरिया चाहिए। और इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में घिरा हुआ जो एरिया है, इसी एरिया को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसी का हम समाकलन कर देते हैं, यानी कि ये बड़े एस का चिन्ह लगा देते हैं आगे चीज में। और इसको अगर x1 से लेके x2 तक कंप्लीट एरिया चाहिए तो इसकी लिमिट लगा देंगे x1 से x2 तक। अब ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर मैंने लिमिट दी है जबकि यहां पे कोई लिमिट नहीं दी। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो वो टू टाइप से होता है, एक तो लिमिट देके और एक विदाउट लिमिट। विदाउट लिमिट जो होता है उसको हम कहते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या कहते हैं? अनिश्चित समाकलन। जबकि लिमिट दी हो तो इसे हम कहते हैं निश्चित समाकलन। तो इंटीग्रेशन टू टाइप्स के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित इंटीग्रेशन। ठीक है, तो निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन, दो तरह के हमारे पास समाकलन होते हैं। निश्चित समाकलन में आपको लोअर से हायर लिमिट दी जाएगी और अनिश्चित समाकलन में कोई लिमिट नहीं दी जाती। तो पहली चीज, दो चीजें हमारे समझ में आई कि जो इंटीग्रेशन है वो होता क्या है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? दिए गए कर्व और एक्स एक्सिस, दिए गए कर्व और एक्स एक्सिस के बीच में जो घिरा हुआ एरिया है वो एरिया ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए हम एक पट्टी मान सकते हैं जिसकी विड्थ जो है वो है dx और इसकी जो लेंथ है वो है y। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा y dx। लेकिन हमें कंप्लीट एरिया चाहिए, तो x1 से x2 तक, यानी x1 से x2 तक
कंप्लीट एरिया के लिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसका समाकलन, समाकलन का सिंबल होता है बड़ा एस, जी सर में, और इसको हम लिखते हैं y dx से, और इसका अर्थ है y का x के सापेक्ष समाकलन, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। होगी चीज क्लियर। अब हम बात करते हैं समाकलन के सूत्रों की। तो यहां पे हमने समाकलन को अच्छे से समझा, के सूत्र या फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन में बेसिक फॉर्मूला देखे थे, वैसे यहां पर भी हम पहले बेसिक फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम ट्रिग्नोमेट्री के लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे, फिर हम लोगरिथम वाले पोर्शन में देखेंगे। तो 3 तरह से हम इसके फॉर्मूले देखते हैं, और फिर जो अंत में हम देखते हैं वो इनकी जो विभिन्न प्रोसेसिंग होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, उसमें भी हम इंटीग्रेशन के फॉर्मूले देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है नंबर 1, y इक्वल टू एक्स की पावर n हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा y dx वो होगा x की पावर n। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जहां पावर हम एक माइनस कर रहे थे, वहीं पर यहां पावर क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। देखिए दोनों में, दोनों अपोजिट है, वहां पावर माइनस की थी, यहां पावर क्या करेंगे, प्लस। तो x की पावर n प्लस 1, और उसमें घात को आगे लेके आते हैं, जबकि इसमें जुड़ी हुई घात का क्या करते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। तो नीचे आ जाएगा n प्लस 1 प्लस c, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, और निश्चित होता तो इसकी लिमिट दी जाती। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है y इक्वल टू एक्स की पावर 4, तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, अरे जी सर में, तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 5 अपॉन में 5 प्लस c। और यदि ये निश्चित समाकलन होता तो इसकी लिमिट दी जाती, जैसे इसी में ऐसे भी दिया जा सकता था, समाकलन 1 से 2 तक y dx क्या होगा। ठीक है, तो लिमिट सोल्व करना भी साथ साथ ही बता रहा हूं, लिमिट किस तरह से सोल्व की जाती है वो समझिए। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास। सेकंड, इसी में समाकलन ऑफ y dx 1 से 2 तक अगर इंटीग्रेशन करना होता तो x समाकलन के सूत्र वही रहेंगे सभी जगह, भले वो निश्चित समाकलन हो या अनिश्चित, बस प्रोसेस अलग अलग होती है। अनिश्चित समाकलन में प्लस c लग जाता है, और यहां पे जो c है ये समाकलन नियतांक कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, समाकलन नियतांक या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो ये x की पावर 5 अपॉन 5, और इसको स्क्वायर कोष्टक में क्लोज कर देंगे, और इसकी लिमिट लगा देंगे 1 से 2 तक। ध्यान दीजिए, अब इसमें प्लस c नहीं लिखा जाएगा। लिमिट कैसे सोल्व की जाती है वो ध्यान दीजिए। यहां पर जो भी इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में पहले हायर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। हायर लिमिट ऊपर वाली कहलाती है और नीचे वाली लोअर लिमिट। तो इसमें x की जगह एक बार 2 रखेंगे, तो 2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 की पावर 1 अपॉन 5, यानी x की जगह एक बार हायर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, बस। बाकी तो मैथमेटिकल प्रोसेस है, कर सकते हो। एक बार फिर से समझिए कि लिमिट कैसे सोल्व करते हैं। तो लिमिट कैसे सोल्व करेंगे, जो फॉर्मूला है उसी के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन करेंगे, भले वो निश्चित समाकलन है या अनिश्चित समाकलन है। जो इक्वेशन आती है उसमें उसको हम वर्ग कोष्टक में यानी स्क्वायर कोष्टक में क्लोज करके उस पर लिमिट लगा देते हैं। नीचे वाली लोअर लिमिट कहलाते हैं और ऊपर वाली हायर लिमिट। फिर एक बार हायर लिमिट रखते हैं इक्वेशन में, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं, जैसे यहां रखा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 32 अपॉन 5 5 तो एलसीएम ले लेंगे, माइनस 2 अपॉन 5, तो वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 5 यानी कि 6, ये आ जाएगी। आगे चीज सर में, तो इस तरह से हम लिमिट भी सोल्व कर सकते हैं, और लिमिट ना हो तो प्लस ही लगा देंगे। तो ये था इंटीग्रेशन का सिंपल फर्स्ट फॉर्मूला। होगी चीज क्लियर। अब दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है, ये पहला फॉर्मूला था हमारे पास। दूसरा फॉर्मूला आता है यदि y इक्वल टू c हो। c यहां पर समाकलन नियतांक यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं है, ये कोई अलग ही कांस्टेंट है। अरे जी सर में, जैसे हमने
डिफरेंशिएशन में देखा था कोई संख्यात्मक मान, वैसा हो तो इस c का समाकलन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, वहां पर जब हम अवकलन कर रहे थे y इक्वल टू सी का dy अपॉन dx, तो वो क्या था, जीरो। क्या था, जीरो, क्योंकि यहां पर कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन यहां हमें एरिया कैलकुलेट करना, और एरिया कभी जीरो नहीं होगा, किसी भी कर्व के नीचे का एरिया कभी जीरो नहीं होता, इसलिए कभी भी इंटीग्रेशन की वैल्यू कभी जीरो नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। डिफरेंशिएशन जीरो आ सकता है लेकिन इंटीग्रेशन कभी भी जीरो नहीं आएगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू, मैं चाहूं तो c को लिख सकता हूं c डॉट 1 लिख सकता हूं, और x की पावर जीरो हो तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर जीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। यानी c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कोई चेंजेस नहीं होने वाला। हरी चीज में, तो मैं इस 1 की जगह चाहूं तो x की पावर जीरो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना। अब मैं चाहता तो डायरेक्ट भी लिख सकता था कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू सी था, मैं हमने सबसे पहले क्या किया, c को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉट 1, ठीक है। और फिर 1 की जगह मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, x की पावर जीरो, x की पावर जीरो। अब क्या करेंगे, यहां पर c तो बाहर चला जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, और x की पावर जीरो बचेगी, और x की पावर जीरो में इंटीग्रेशन का वही सिंपल मेथड, पावर प्लस 1 करेंगे और जुड़ी हुई घात का नीचे भाग दे देंगे, तो x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ गया। तो ये आ जाएगा c, नीचे वाली वैल्यू 1 और ये x की पावर भी 1, और 1 को लिखने से कोई मतलब नहीं, तो cx। तो कुल मिला के आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि x का c यानी कि नियतांक का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, cx। क्या होता है, cx, और प्लस c डैश लगा सकते हैं। यहां c डैश क्या कहलाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या समाकलन नियतांक कहलाएगा, और यदि निश्चित है तो फिर लिमिट दी जाएगी। तो दो फॉर्मूले हमने यहां पर देखे कि यदि y इक्वल टू एक्स की पावर n है तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और यदि y इक्वल टू सी हो कांस्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू समाकलन ऑफ y dx इक्वल टू cx, क्या होगा, cx, और प्लस c डैश, जहां पे c डैश यहां पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। तो ये दो फॉर्मूले देखिए, y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ठीक है। और यदि y इक्वल टू सी हो यानी कांस्टेंट तो इसका समाकलन या इंटीग्रेशन क्या होगा, cx प्लस c डैश, यहां c डैश इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है या समाकलन नियतांक। लेकिन तीसरा फॉर्मूला क्या हमारे पास, अब देखिए, यदि हमारे पास हो y इक्वल टू सी एक्स की पावर n, तो ऐसी स्थिति में इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, तो वही अवकलन वाला या डिफरेंशिएशन वाला मेथड, y जो कांस्टेंट है वो बाहर रह जाएगा तो c तो बाहर रह जाएगा, और यहां पर किसका इंटीग्रेशन होगा, c एक्स की पावर n का, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या है, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c डिस, ठीक है। यहां पर देखिए ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि y इक्वल टू 4x क्यूब हो तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4 अपॉन 4, एक पावर जुड़ जाएगी, ठीक है, प्लस c, और यहां पर 4 से 4 कैंसिल होकर क्या बच जाएगा, x की पावर 4 प्लस c, ये होगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये तीन जो अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं वो हमने देखे। अब देखिए चौथा और पांचवा फॉर्मूला वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उनको सब पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात ध्यान देने लायक है कि यदि यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि यदि n की वैल्यू -1 है तो ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होगा, यानी n की जो वैल्यू है यहां पर वो -1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन -1 अप्लीकेबल नहीं है। तो -1 का मतलब है यदि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dx क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log e बेस पर x, log x प्लस c, अरे सर में। और यही यदि हम देखें y इक्वल टू 1 अपॉन log ex,
तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx वो क्या होगा 1 अपॉन एक्स, क्या होगा 1 अपॉन एक्स। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x, जबकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस क्या एक दूसरे की अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। ठीक है, तो यहीं पर मान लीजिएगा यदि ये इक्वेशन होती y इक्वल टू log x, ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी log का ही इंटीग्रेशन क्या होगा। log का डिफरेंशिएशन तो समझ में आ गया कि log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होगा, लेकिन log का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x log e बेस पर x माइनस x log x माइनस x, ये इसका इंटीग्रेशन है। आई थिंक ये दिख नहीं रहा, मैं इसको इधर लिख देता हूं। 5 नंबर फॉर्मूला y इक्वल टू log x हो तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा समाकलन ऑफ y dx वो क्या होगा x log x माइनस x। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो ये इंटीग्रेशन के हमारे पास 5 फॉर्मूले हो गए। ध्यान देना 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू -1 है और -1 जब भी आएगी तब ये वाला मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। बाकी सब पावर के लिए होगा लेकिन इसके लिए अप्लाई नहीं होगा। अगली चीज के लिए अब यहां पर log x का इंटीग्रेशन पूछता, सॉरी डिफरेंशिएशन पूछता dy अपॉन dx, तो ये क्या होगा 1 अपॉन x, क्योंकि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो 1 अपॉन x का अगर इंटीग्रेशन log x है तो log x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। लेकिन दिमाग में आता है कि सर log x का फिर जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा x log x माइनस x। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब यहीं पर हमारे पास आता है यदि y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो तो इसका समाकलन क्या होगा इंटीग्रेशन, समाकलन ऑफ y dx। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा इसको ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी -2। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c, तो यह आ जाएगा -x की पावर माइनस, तो यह कुल मिलाकर आ जाएगा x की पावर माइनस। अब इतना सारा रटने की या याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं वो समझिएगा। जैसे ही पावर आती है यहां पर 1 अपॉन एक्स में, केवल 1 अपॉन एक्स को छोड़कर 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन log x ही होगा, लेकिन अगर यहां पर पावर n ग्रेटर देन 2 हो, सॉरी 1 हो, ग्रेटर देन क्या हो 1 हो, एक से बड़ी हो, या ये कह दे कि नॉट इक्वल टू n हो, एक हो, तो n का मान अगर एक से डिफरेंट हो तो उस स्थिति में डिवाइड में ध्यान रखना x 1 अपॉन एक्स में अगर x की पावर n से भिन्न है तो उस स्थिति में यहां माइनस का चिन्ह आएगा हमेशा। क्या आएगा, जब भी इसका इंटीग्रेशन होगा यहां माइनस का चिन्ह होगा और 1 अपॉन में x की जो पावर ऑलरेडी है वो एक कम हो जाएगी और वही संख्या ऊपर रहेगी, वही संख्या ऊपर रहेगी, यानी कि ये। ठीक है, तो पावर जो है वो एक कम हो जाएगी और जो पावर होगी वो कि वो ऊपर भी रहेगी। जैसे यही होता अगर y इक्वल टू 1 अपॉन, इसको थोड़ा यहां समझाते हैं। यहां पर ये जो पावर है अगर ये n की वैल्यू जो है वो अगर एक से डिफरेंट है, एक से डिफरेंट है, तो ध्यान रखना आपको बार बार अवकलन ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। अगर यहीं पे y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब होता तो निश्चित रूप से क्या होता 3 ऊपर जाता, इंटीग्रेशन में 3 ऊपर जाता और माइनस आता यहां पे। क्यों, क्योंकि नीचे क्या आएगा फिर x की पावर ऊपर जाके क्या होगा x की पावर -3 + 1 तो -2 हो जाता, यानी कि नीचे आके प्लस वापस 2, और यहां जो पावर है वो डिवीजन में भी होती तो यहां पे 2 भी रहता। ठीक है, आगे चीज में तो यहां जो पावर है वो आगे भी रहेगी, यानी कुल मिलाकर के ये सेम रहेगी चीजें। जैसे ये 1 अपॉन में आ गया, इसी तरह से
ये मान लीजिए y इक्वल टू 1/x की पावर 4 होता तो क्या आता, इंटीग्रेशन ऑफ y dx इक्वल टू -1/x की पावर 4 ऊपर जाता तो ये क्या आ जाता, x की पावर 3, और 3 फिर नीचे डिवीजन में भी आता तो ये 3 नीचे भी रहेगा। कुल मिलाकर के यदि y इक्वल टू, कुल मिलाकर सातों फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, ठीक है, y इक्वल टू x की पावर n हो 1/x की पावर n, तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम y dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस में 1/n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। ये एक तरह से हमारा एक बनाया हमारा खुद का बनाया वो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कि जब भी 1/, में x की पावर जो भी होगी वो पावर एक कम हो जाएगी, एक पावर क्या हो जाएगी, कम। जैसे यहां 2 था तो कितना हो गया 1, क्या हो गया 1, और चिन्ह हमेशा माइनस करेगा और वही पावर आगे भी रहेगी, लेकिन 1 यहां पे था तो कोई सेंस नहीं था, लेकिन यहां देखो 2 था तो 2 आगे भी आ गया, यहां 4 था तो 3 कम, एक कम हो जाएगा 3, और 3 आगे भी रहेगा। उसी तरह से कोई भी वैल्यू रहेगी तो इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन हुआ कैसे, तो इसकी कंप्लीट प्रोसेस मैंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, प्लस सी रहेगा, यहाँ पे प्लस सी रहेगा, यहाँ पे प्लस सी रहेगा, यहाँ पे प्लस सी रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमने अलजेब्रा के जितने भी अलजेब्रिक समीकरण जो होती है, बीजगणितीय समीकरण, उसके जितने भी इंटीग्रेशन फॉर्मूले बनते हैं वो हमने सारे देखे। तो पहला क्या था, x की पावर n हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, ठीक है, c हो तो cx प्लस c डेस, ठीक है, और यदि c x की पावर n मल्टीप्लाई में हो तो c x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c डेस। चौथा फॉर्मूला 1/x हो, 1/x, और ये जितने भी फॉर्मूले लगे वो n नॉट इक्वल टू -1 के लिए अप्लाई होंगे। आगे चीज सर मैं ये पहले ही बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो और यदि y इक्वल टू 1/x हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, ये ध्यान रखना, और log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x log x माइनस x, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए 1/x का अगर इंटीग्रेशन log x है तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। ये तो यहां तक की बात होगी। अब अगर 1/x में x की पावर जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, एक से बड़ी हो, जैसे यहां दे रखी है, ठीक है, 2 है 3 है, तो उस स्थिति में जो इंटीग्रेशन होगा उसके सॉल्यूशन में माइनस का चिन्ह आएगा, किसका चिन्ह आएगा, माइनस का, और 1/, में x की पावर एक कम हो जाएगी और कम हुई घात आगे भी रहेगी, यानी पावर आगे भी रहेगी। जैसे यहां 4 था तो 3 आगे भी रहा और x की पावर भी 3 रहा, यहां 3 था तो 2 भी रहा और x की पावर 2 भी रहा, और माइनस का चिन्ह प्लस ही चलेगा। आगे सर ये बेसिक फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। अब इसके अलावा रूट वाले और बचते हैं, ठीक है, तो रूट, यदि y इक्वल टू रूट ऑफ x है, रूट ऑफ x का मतलब पावर पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस कर देंगे और डिवाइडेड बाई 1 + 2 + 1, तो ये आ जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। और यही यदि हमारे पास 1/, में होता y इक्वल टू 1/√x, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन ऑफ y dx, तो ये आ जाएगा माइनस x की पावर -1/2 + 1 अपॉन माइनस है तो माइनस तो हमने यहां यूज कर ही लिया, या यहां लिख सकते हो -1/2 + 1, माइनस नहीं यूज इसमें नहीं करें, ये लीजिए ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2√x, 2√x। ओके जी सर में, तो कुल मिलाकर के इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें कि y इक्वल टू 1/√x हो तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 2√x, क्या होगा 2√x, और √x हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपके साथ आगे जी सर में। तो ये हमारे पास रूट वाले भी कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हमने अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले देख लिए। तो देखिए अब तक हमने
टोटल इंटीग्रेशन के 9 फॉर्मूले देख लिए। कितने देख लिए? 9। y इक्वल टू एक्स की पावर n हो तो इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। लेकिन ध्यान रखना ये फॉर्मूला n इक्वल टू -1 के लिए अप्लीकेबल नहीं है, यानी अगर n की वैल्यू -1 है यानी 1/x है तो फिर ये वैल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। देखिए जैसे 1/x, इसका इंटीग्रेशन जो वो क्या होगा? log x प्लस c। तो log x का फिर क्या होगा? तो log x का होगा x log x माइनस c। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इसी का अगर हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx तो ये होता 1/x। क्या होता? 1/x। ये ध्यान रखना। तो इसका इंटीग्रेशन जिस तरह से 1/x है तो सॉरी इंटीग्रेशन 1/x का क्या होगा? log x। तो डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले। इसके अलावा 1/x², इसका हो जाएगा -x 1/x प्लस c। अब इस फॉर्मूले से हमने एक अपना फॉर्मूला बनाया, वो क्या? कि डिवाइड में अगर x की कोई भी पावर है तो वो डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन पावर एक कम हो जाएगी और कम हुई घात आगे आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? माइनस में, प्लस c। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। और 1/√x का क्या होगा? 2√x आगे जी सर में। तो ये 9 फॉर्मूले हमने देख लिए अलजेब्रा के, इन पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और लॉगरिथम के फॉर्मूले इंटीग्रेशन पे आधारित, ठीक है। और इसकी कोई एक्सरसाइज भी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।